नमस्कार दोस्तों, एग्जाम गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं प्रीवियस ईयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके साथ ही साथ जो दूसरे डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर के लेवल के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं और उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। और साथ ही साथ दोस्तों हम लोग ये भी देखेंगे कि उससे और क्या किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप यूपीपीसीएल जेई इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सारे क्लासेस मेरे चैनल पे मिलने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इन अ ट्रायंगुलर wave shape generator the triangular wave is obtained by। ट्रायंगुलर वेव शेप जनरेटर में ट्रायंगुलर वेव को हम कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये एक याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका बताया था, RUI। ठीक है, R मीन्स व्हाट, रैंप सिग्नल, U मीन्स व्हाट, यूनिट स्टेप सिग्नल, I मीन्स व्हाट, इम्पल्स सिग्नल। अगर रैंप सिग्नल मीन्स रैंप सिग्नल, कुछ इस टाइप के सिग्नल्स को रैंप सिग्नल बोलते हैं, लाइक। ठीक है, तो रैंप सिग्नल मीन्स क्या हो गया, ट्रायंगुलर वेव सिग्नल एक रैंप सिग्नल के कैटेगरी में आता है। यूनिट स्टेप सिग्नल दोस्तों मीन्स ये यूनिट स्टेप सिग्नल कहलाता है। ठीक है, मीन्स स्क्वायर वेव सिग्नल को आप यूनिट स्टेप सिग्नल की तरह से याद करें, या फिर मैं आपको ये सिंपल सा तरीका बता दूँ, ये ट्रायंगुलर वेव है और ये यूनिट स्टेप सिग्नल या फिर आप कह सकेंगे स्क्वायर वेव सिग्नल है, या फिर इस पे और क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्पाइक्स है। ठीक है, अब यहाँ पे इसी पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एक दूसरे को हम कैसे पा सकेंगे। दोस्तों इंटीग्रेशन मीन्स क्या होता है, जोड़ना या फिर ऊपर तक जाना। जोड़ेंगे तो हम ऊपर तक जाएंगे, मीन्स ये ऊपर तक हम जा रहे हैं, राइट, ये इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन मीन्स होता है दोस्तों तोड़ना, या फिर हम उसको छोटा करते हैं। छोटा करना मीन्स व्हाट, हम नीचे तक जा रहे हैं। ये याद करने का सिंपल सा तरीका है। अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, मैं अभी आपको इसके आगे बताता हूँ। डिफरेंशियल मीन्स क्या बताया मैंने आपको, नीचे तक जाना या फिर छोटा करना या फिर तोड़ना। मीन्स आप ट्रायंगुलर वेव को अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर वेव आता है, राइट। और स्क्वायर वेव को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, स्पाइक्स आता है। ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। ठीक है, अब अगर स्पाइक्स को आप इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, स्क्वायर वेव आता है। और अगर आप स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करते हैं तो क्या मिलेगा, ट्रायंगुलर वेव मिलेगा। ये पॉइंट आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स यहाँ पे समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसी पे क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, कि इसी पे आप दोस्तों क्या, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ट्रायंगुलर वेव को आप कैसे पाएंगे। तो आप अगर स्क्वायर वेव को इंटीग्रेट करते हैं तो आप ट्रायंगुलर वेव पा जाएंगे। ये चीज समझ में आया। ठीक है, या फिर अब आपको यहाँ पे ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता था कि हम स्क्वायर वेव कैसे पाएंगे। तो आप ट्रायंगुलर वेव को क्या करेंगे, अगर आप ट्रायंगुलर वेव को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो आपको स्क्वायर वेव मिलेगा। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। ये याद करने का तरीका आप अगर समझ गए तो आप ऐसे क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। और इस पे दोस्तों और किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको ऑप एम्प में क्या दे देगा, इंटीग्रेटर सर्किट बना के दे देगा। ये क्या हो गया, इंटीग्रेटर सर्किट ऑप एम्प के केस में। अब यहाँ पे ये बोल देंगे भाई साहब कि यहाँ पे आपका दे दिया गया है ट्रायंगुलर वेव सिग्नल, या फिर आपको स्क्वायर वेव सिग्नल यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये बोल देंगे कि आपको इनपुट पे स्क्वायर वेव सिग्नल दे दिया गया है, आउटपुट पे क्या सिग्नल मिलेगा। तो इसका भी आंसर आपको समझ में आ गया, कैसे याद करें। या फिर इसका उल्टा दे दें, डिफरेंशिएटर दे दें और बोले इनपुट पे ये है, आउटपुट पे ये मिलेगा। तो दोस्तों अगर ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया, इस पे क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो आप इसका आंसर बहुत ही आसानी से, बहुत ही ईजिली तरीके से दे सकेंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि डी फ्लिप फ्लॉप कैन बी कन्वर्टेड इनटू टी फ्लिप फ्लॉप। डी फ्लिप फ्लॉप को हम टी फ्लिप फ्लॉप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों आपने देखा होगा कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है जनरली, टी मीन्स हुआ टॉगल फ्लिप फ्लॉप, मीन्स प्रेजेंट स्टेट की वो टॉगलिंग कर देता है। अगर वो 0 है तो उसको टॉगल करके 1 कर देगा, या 1 होगा तो उसको टॉगल करके 0 कर देगा। ये टी फ्लिप फ्लॉप की कैटेगरी है जिसे टॉगल फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं।
अब अगर दोस्तों बात करें डी फ्लिप फ्लॉप की, तो डी फ्लिप फ्लॉप बेसिकली डिले प्रोवाइड करने के लिए यूज होता है। और आपने ये भी देखा होगा, अगर डी फ्लिप फ्लॉप ये है दोस्तों, ये डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम 1 इनपुट देते हैं तो क्यू पे हमें क्या मिलता है, 1 मिलता है, और इस पे क्यू बार पे क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। या फिर अगर हम इसको 0 इनपुट दिए तो हमें क्या मिला, यहाँ पे क्यू पे मिल गया 0 और क्यू बार पे मिल गया 1, ठीक है। तो अगर जो क्यू इनपुट हम ले रहे हैं, ये क्यू आउटपुट ले रहे हैं, तो ये जस्ट जो हम इनपुट पे दे रहे हैं वही हमें आउटपुट पे मिल रहा है। बस फिर वो क्या है, ये इस टाइम डिले प्रोवाइड कर रहा है इस फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है। जितना फ्लिप फ्लॉप का टाइम डिले होगा उतना ये टाइम डिले प्रोवाइड कर रहा है। बेसिकली ये डिले प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहा है डी फ्लिप फ्लॉप। लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्यू बार पे अगर हमने यहाँ पे 1 दिया तो यहाँ पे क्या आया, 0 आया। यहाँ पे 0 दिया तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया। मतलब इस इनपुट का टॉगलिंग कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा कि टॉगल कहाँ पे हो रहा है। तो बेसिकली अगर इसको दोस्तों टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है, इसको टी फ्लिप फ्लॉप बनाना है तो आपको सिंपली क्या करना होगा, इस क्यू बार इनपुट को, इस क्यू बार आउटपुट को दोस्तों सिंपली आपको इस क्यू बार को आपको ले जाके कनेक्ट कर देना होगा इस इनपुट से, कनेक्टिंग क्यू बार टू इनपुट डी। तो ये आप अगर कनेक्ट कर देते हैं तो ये टी फ्लिप फ्लॉप बन जाता है, ठीक है। आपने फ्लिप फ्लॉप सेक्शन में मैंने आप लोगों को ये चीज़ें बहुत ही क्लियरली बताई थी, तो मैं आशा करता हूँ कि आपने वहाँ पे देखा होगा और आपको इसका आंसर पता होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन वर्क एज हाफ एडर। हाफ एडर के थ्रू कौन सा वर्क कर सकता है। तो दोस्तों आपने हाफ एडर के केस में जो सम का एक्सप्रेशन देखा था वो क्या था, ए एक्सॉर ऑफ बी, ए एक्सॉर ऑफ बी। तो यहाँ से एक्सॉर को हम ले सकते हैं एज अ फॉर प्रोडक्शन ऑफ सम प्रोड्यूस करने के लिए हम एक्सॉर को ले सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सॉर गेट को इन ऑप्शंस के देखा जाए तो एक्सॉर गेट का हम यूज कर सकेंगे हाफ एडर की तरह। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे, मेगर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग। मेजर किस लिए यूज किया जाता है, मेगर का यूज हम किस लिए करते हैं। तो मेगर का यूज हम दोस्तों हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए यूज करते हैं। प्लीज आप इसे याद कर लीजिएगा, जिससे अगर इस पे क्वेश्चन आए तो आप इसका आंसर बहुत ही इजीली तरीके से दे सकें। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आइडेंटिफाई द स्टैटिक डिवाइस used to transfer electric power from one circuit to another circuit without any change in frequency। मतलब वो डिवाइस आपको इसमें से आइडेंटिफाई करना है जो पावर को एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट पे ट्रांसफ़र करता है, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं करता। तो दोस्तों आपको पता होगा ट्रांसफार्मर जिसमें क्या होता है, इन बाइंडिंग के अकॉर्डिंग सिर्फ जो इन प्राइमरी वोल्टेज और सेकेंडरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट में ही चेंजिंग होती है। जो पावर प्राइमरी एंड पे रहेगा सेम पावर दोस्तों सेकेंडरी एंड पे होता है। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसा सर्किट है जिसमें पावर का ट्रांसमिशन, पावर चेंज नहीं होता, ना ही उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है ट्रांसफार्मर के केस में। तो इसका बेस्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ट्रांसफार्मर इज द डिवाइस जिसमें क्या होता है, ट्रांसफर इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर विदाउट एनी चेंज इन फ्रीक्वेंसी में चेंज नहीं करेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, PLL कैन बी यूज्ड एज फेज लॉक लूप्ड। फेज लॉक लूप्ड किस में यूज किया जा सकता है। तो जैसे दोस्तों हमने जब PLL पढ़ा था तो उसमें हमने ये भी देखा था कि PLL का कुछ कॉन्सेप्ट मिल रहा था फ्रीक्वेंसी मैचिंग से या फिर फेज मैचिंग से, लॉग मोड एंड कैप्चर मोड, ये सब हमने PLL में देखा था। तो फ्रीक्वेंसी के डीमॉड्यूलेशन में FM के डीमॉड्यूलेशन में हम लोग यूज करते हैं PLL के कॉन्सेप्ट को, या फिर PLL को हम लोग यूज करते हैं फ्रीक्वेंसी के डीमॉड्यूलेशन में, ठीक है। तो PLL कहाँ पे यूज होता है, FM डीमॉड्यूलेशन के केस में भी PLL का यूज किया जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, ये सारे क्वेश्चंस मैंने आपको CRO के चैप्टर में, अगर आपने मेरा CRO का लेक्चर देखा होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली तरीके से दे सकेंगे। अब जैसे दोस्तों क्वेश्चन है, व्हेन टू साइनसोइडल वोल्टेज ऑफ इक्वल फ्रीक्वेंसी, उनके फ्रीक्वेंसी क्या है, इक्वल है,
विच आर इन फेज विथ ईच अदर, उनका फेज भी सेम है, आर अप्लाइड टू द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट ऑफ CRO, ठीक है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेट CRO पे लगाया जा रहा है, देन द पैटर्न अपीयर्ड इन द स्क्रीन इज। तो दोस्तों यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो कितना है दोस्तों, 0 डिग्री फेज डिफरेंस है। दो साइनोसॉइडल उनके बीच का जो फेज डिफरेंस है वो 0 डिग्री है। तो आपको जब 0 डिग्री फेज डिफरेंस है दोस्तों, तो CRO की स्क्रीन पे क्या बनता है, CRO की स्क्रीन पे दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ये मैंने आपको बहुत ही क्लियरली बताया था। 0 डिग्री पे या 360 डिग्री पे फेज डिफरेंस तो एक स्ट्रेट लाइन, 30 डिग्री हो तो कुछ ये ऐसा बनेगा, और 60 डिग्री हो तो कुछ ये इलिप्स बनता है, और 90 डिग्री होता है तो ये एक सर्कल बन जाता है अगर फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। 90 डिग्री के बाद अगर 120 डिग्री होता है तो कुछ ऐसा बनता है, फिर 120 के बाद 150 होता है तो कुछ ये ऐसा बनता है, और अगर 180 फेज डिफरेंस होता है तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ऐसे, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपको क्लियर हुआ होगा। मैंने CRO के चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ाया था। अगर आपने उसे मिस किया है तो प्लीज़ जाके मेरा CRO का एक बार लेक्चर देख लें। ये सारे क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे अगर आप मेरा CRO का लेक्चर देख लेंगे तो दोस्तों अगर अभी तक के क्वेश्चंस और उनके कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे तो प्लीज़ दोस्तों बिना लाइक किए हुए वीडियो को मत जाइएगा और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि दूसरों को भी पता चले मेरे चैनल के बारे में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। इन D फ्लिप फ्लॉप D स्टैंड फॉर, ऑब्वियस है डिले, डिले होता है D का मतलब D फ्लिप फ्लॉप में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आउट ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन विच डज नॉट अफेक्ट द फ्लैग। दोस्तों हमने माइक्रो प्रोसेसर पढ़ते टाइम ये क्लियरली देखा था, डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो फ्लैग को अफेक्ट नहीं करते। तो यहाँ पे जो INX RP है वो डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शन है जो हमारा फ्लैग को अफेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। दोस्तों ये रेफरेंस क्वेश्चन है, इसको याद करना ही बहुत ज़रूरी है। तो जो फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ क्रिस्टल ऑसिलेटर का जो फ्रीक्वेंसी रेंज होता है दोस्तों 15 किलोहर्ट्ज़ टू 100 मेगाहर्ट्ज़, ये फ्रीक्वेंसी रेंज होता है क्रिस्टल ऑसिलेटर का। प्लीज़ इसे याद कर लीजिएगा। ये डेटा वाले क्वेश्चंस होते हैं, ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे, इसमें कोई कॉन्सेप्ट की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, द डायोड, क्या क्वेश्चन है, द डायोड जंक्शन इज सेट टू बी शॉर्ट सर्किटेड व्हेन बोथ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रेजिस्टेंस आर। ये शॉर्ट सर्किट, तभी आपको पता होगा शॉर्ट सर्किट के केस में जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी लो। आपको समझ में आगे, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हाउ मेनी मेमोरी लोकेशन कैन बी आइडेंटिफाई बाय माइक्रो प्रोसेसर है 20 एड्रेस लाइन। 20 एड्रेस लाइन है तो मेमोरी लोकेशन कितने हो जाएंगे, 2 to the power 20 इक्वल्स टू 1 MB। 1 MB डिफरेंट मेमोरी लोकेशन हो जाएंगे इस माइक्रो प्रोसेसर के केस में। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि कौन सा फ्लिप फ्लॉप यूज हो सकता है LED के ब्लिंक कराने में। दोस्तों LED का ब्लिंक कराना मीन्स ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ, यही ब्लिंक कराने का मतलब होता है। मीन्स क्या होता है कि अगर एक इनपुट हम उसको दे दे तो उसको वो टॉगल करते रहे, टॉगल करते रहे, टॉगल करते रहे, तो वो टॉगल कौन कर सकता है, T फ्लिप फ्लॉप कर सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाता है, LED को ब्लिंक कराने के लिए T फ्लिप फ्लॉप बेस्ट आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल इज अ स्टेटस सिग्नल। कौन सा सिग्नल एक स्टेटस सिग्नल है, तो आपको पता है IO_M बार एक स्टेटस सिग्नल है जो ये बताता है कि मेमोरी ऑपरेशन हो रहा है या IO ऑपरेशन हो रहा है इस टाइम पे। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, डोंट केयर कंडीशन इन के मैप मीन्स, डोंट केयर फॉर दोज टर्म वाइल सिंप्लीफाइंग, नहीं, कैन बी कंसिडर्ड एज लॉजिक 0 और लॉजिक 1 एज पर रिक्वायरमेंट के अनुसार इनको हम 0 या लॉजिक 1 कंसिडर कर सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऑप-एम्प है, ऑप-एम्प के प्रॉपर्टी से है जो मैंने आपको लेक्चर नंबर 3 में कवर कराया है लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट में। तो वेरी हाई इनपुट इम्पीडेंस होता है और वेरी लो आउटपुट इम्पीडेंस होता है ऑप-एम्प के केस में। तो ये क्वेश्चन देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट रिवाइज हो रहा होगा, आपने जो पढ़ा है वो रिवाइज हो रहा होगा, मैं आशा करता हूँ। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, व्हेन नो लाइट फॉल ऑन फोटो रजिस्टर और फोटो कंडक्टिव सेल देन इट्स, जब कोई भी लाइट फॉल नहीं होती है लाइट डिटेक्टर्स पे तो वो एज अ ओपन सर्किट बिहेव करता है, ठीक है। ओपन सर्किट या उसकी जो रेजिस्टेंस होती है वो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है उस केस में।
बहुत ही ज़्यादा हो जाती है और जो करंट उसमें उसके थ्रू रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मीन्स करंट की वैल्यू क्या हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 या फिर आप कह सकेंगे वेरी लो। ठीक है, वेरी लो करंट की वैल्यू हो जाती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाता है रेजिस्टेंस इज वेरी हाई एंड करंट इज लो। दोस्तों अगला क्वेश्चन है अ फ्लिप फ्लॉप इज नथिंग बट अ बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका आंसर आपको पता है क्योंकि फ्लिप फ्लॉप के पास 2 स्टेबल स्टेट्स होते हैं 1 and 0, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। ठीक है दोस्तों अगला क्वेश्चन पूछा गया फॉर अ फुल सबट्रैक्टर विथ इनपुट ए बी एंड सी द एक्सप्रेशन फॉर बोरो इज। दोस्तों मैंने ये पढ़ाते टाइम आप लोगों को फुल सबट्रैक्टर एंड फुल एडर पढ़ाते टाइम आपको बोला था उसके एक्सप्रेशन जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे उससे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा गया है प्रीवियस ईयर के कुछ एग्जामिनेशन में। तो प्लीज़ आप इसे याद कर लीजिएगा और आगे अगर इससे क्वेश्चन पूछे जाए तो आप उसका आंसर दे सकते। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा द मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड इन 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म। 2s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में जो दोस्तों मैक्सिमम पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर रिप्रेजेंट किया जा सकता है ये +2 to the power n-1 से -1 से लेके -2 to the power n-1 तक यूज किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें दोस्तों साइंड फॉर्म में एंड 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में, तो 1s एंड साइंड फॉर्म के लिए इसका आंसर हो जाएगा ये रिप्रेजेंटेशन हो जाता है टोटल रेंज जो होता है 1s कॉम्प्लीमेंट एंड साइंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर में ये टोटल रेंज हो जाता है। लेकिन 2s कॉम्प्लीमेंट में ये यहाँ पे आप देखेंगे 2 to the power -n-1 से -1 से लेके 2 to the power n-1 तक ही उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे आपने देखा होगा कि इसमें एक एक्स्ट्रा नोटेशन की ज़रूरत पड़ती है साइंड रिप्रेजेंटेशन में इन 1s कॉम्प्लीमेंट में। वो इसलिए होती है दोस्तों क्योंकि साइंड रिप्रेजेंटेशन इन 1s कॉम्प्लीमेंट फॉर्म में 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 नोटेशन होता है +0 एंड -0। इसी ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए 2s कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी जिसमें 0 का सिर्फ और सिर्फ एक नोटेशन होता है +0। 0 नेगेटिव नहीं हो सकता ऐसा 2s कॉम्प्लीमेंट बोलता है, तो इसलिए 2s कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत पड़ी। तो अगर ये क्लास आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इस क्लास को ज़रूर लाइक करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और दोस्तों अगर आपका कोई सजेशन हो, कोई फीडबैक हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। मुझे खुशी होगी आप लोगों का फीडबैक और सजेशन जान करके। और जैसा कि दोस्तों आप लोगों को भी पता है कि क्लास में अपने मोबाइल के स्क्रीन रिकॉर्डर से बनाता हूं तो उतना बेटर तरीके से आप लोगों को रिप्रेजेंट नहीं कर पाता, उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। लेकिन दोस्तों अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं ताकि मैं और बेटर तरीके से कुछ टूल्स खरीद सकूं और मैं बेटर तरीके से क्लास को पढ़ा सकूं, क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं, तो दोस्तों मैंने अपना UPI ID डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप वहां से जाकर के आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ताकि मैं कुछ टूल्स ले सकूं और बेटर तरीके से क्लास को रिप्रेजेंट कर सकूं। दोस्तों ये कंपलसरी नहीं है, अगर आप करना चाहते हैं तो ये कोई भी ऐसा नहीं मैंडेटरी नहीं है। अगर आप करेंगे तो मुझे खुशी होगी और मैं जल्द से जल्द कुछ टूल्स ले सकूँगा और बेटर तरीके से आप लोगों के लिए क्लास लेके आ सकूँगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। धन्यवाद दोस्तों।